सुप्रभात छात्रों। मैं अंजलि गुप्ता अरिहंत कॉलेज की छात्रा, बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा। मैं आप लोगों को आज संस्कृत का एक व्याकरण का अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से पढ़िएगा ताकि मैं आपसे कुछ भी जो प्रश्न पूछूंगी तो आप उनका सही जवाब दे पाएं और आपको यह पूरा जो अध्याय है अच्छे से बारीकी से समझ में आना चाहिए ताकि आपको कुछ भी बाद में परेशानी ना आए, क्योंकि परीक्षा में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे के जीवन में भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये क्या है? इस चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। इसमें दो अलग-अलग देश हैं, उनके सैनिक हैं जो कि युद्ध हो चुका है, उसके बाद काफी बर्बादी हुई है, लेकिन युद्ध से बचने के लिए इन्होंने मैत्री की है, यानी संधि। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ये बच्चे लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है लड़ना, नहीं ना? हाँ, लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो अब इनकी मम्मी आई है तो इन्होंने उन बच्चों में मित्रता कराई है, यानी संधि कराई है। हिंदी में हम बोलते हैं संधि कराई है, या संस्कृत में हम बोलेंगे संधि कराई है। चलिए छात्रों, सुप्रभात छात्रों। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आपके किसी दोस्त से आपका झगड़ा हो जाता है तब आपकी मम्मी क्या कराती है? हाँ, आप दोनों के बीच में मेल करवाती। ठीक है, जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में लड़ाई हो जाती है या युद्ध होता है, उसके बाद मेल हो जाता है, तब कहा जाता है कि दोनों ने संधि कर ली है। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियम जो उनके पहले से चल रहा था उनको बदलते भी हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के आसपास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब मेल होने से जो बदलाव उन अक्षरों में या उन वर्णों में आता है उस बदलाव को हम संधि कहते हैं। तो आप आज संधि का व्याकरण में एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। तो आप लोगों को जो चित्र दिखाए हैं उनसे समझ में आया होगा कि संधि क्या होती है। तो मैं आपको संधि की परिभाषा स्पष्ट कर देती हूँ। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे संधि कहते हैं या वह संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम स्वर संधि के बारे में देखिए। मूलतः संधि होती है 3 तरह की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहली संधि कौन सी थी? स्वर संधि। अब मैं आपको पहली संधि के प्रकार या फिर भेद बताती हूँ। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और व्यंग संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की परिभाषा सुनेंगे। दीर्घ संधि की परिभाषा: जब रस या दीर्घ स्वर के बाद रस या दीर्घ स्वर आए, रस्व या दीर्घ स्वर या छोटा या फिर बड़ा स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ए और ए मिलकर आ हो जाता है, इसमें हम लोग ग्रुप बनाएंगे यानी दल। जैसे ए और ए आ हो जाता है, ए और आ भी आ होता है, आ और आ भी आ होता है, फिर आ और ए मिलकर आ हो जाता है, ई और ई मिलकर ई हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रुप है आ वाला, जिसमें बड़े वाला हमने आ लिया है, दूसरा है ई वाला और तीसरा है ऊ वाला और चौथा री रहता है जो कि री हो जाता है।
तो ये हमारे दीर्घ संधि के कुछ नियम हैं। अब आपको मैं इनके उदाहरण समझाती हूँ। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ए और ए मिलकर आ होगा, जैसे मुर प्लस अरे। तो यहाँ पर आखिर में हम देखें तो हमें ए की आवाज आ रही है, यहाँ पर भी ए। तो ए प्लस ए आ होगी। यहाँ पर हमारे शब्द में मिलता है मुरारी। यहाँ पर ए और आ मिला, जैसे हमने आपको पहले बताया था हिम प्लस आले। यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, तो हिमालय। आ और ए मिलकर भी आ ही होता है, तथा प्लस अभी, तथापि। आ और आ मिलकर भी आ ही होगा, दया प्लस आनंद, विद्या प्लस आलय, तो दयानंद या फिर विद्यालय। ई और ई बड़ी हो जाती है। यहाँ पर हमारे दोनों ई जो है वो छोटी है, लघु, जिसे हम लघु बोलते हैं, वो मिलकर बड़ी ई हो जाती है। तो मुनि में भी हमें छोटी ई मिली है और यहाँ पर भी इंद्र में ई छोटी ही है, और दोनों मिलकर बड़ी ई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुनीन्द्र हो जाता है, यानी दीर्घ स्वर हो जाता है। छोटी ई बड़ी ई भी मिलकर बड़ी ई होते हैं, जैसे कि गिरी प्लस ईश, गिरीश। बड़ी ई और छोटी ई भी बड़ी ही बनते हैं, मही प्लस इंदु, महींदु। बड़ी ई भी बड़ी ही होगी, मतलब एक ग्रुप में जो भी छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा, छोटा छोटा तो भी बड़ा, और बड़ा बड़ा तो भी बड़ा ही स्वर मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर मही प्लस ईश, दोनों आप देखेंगे दोनों ई बड़ी हैं और ये महीश हो गया है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ मिलता है। भानु प्लस उदय, भानुदय। छोटा ऊ बड़ा ऊ, लघूर्मी, लघूर्मी मिला हमें। बड़ा ऊ और छोटा ऊ, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। तो बच्चों अभी हमने दीर्घ संधि सीखी और अब हम गुण संधि सीखने जा रहे हैं। गुण संधि, ए तथा आ के बाद, इसका नियम सुनेंगे हम। ए तथा आ के बाद ई, उ या री आता है। यहाँ पर हमारा ग्रुप बदल रहा है। देखिए ए ग्रुप अलग है, फिर उसके बाद दूसरे कौन से ग्रुप, ई, उ या फिर री आने के बाद वह क्रमशः, अगर ए और ई मिलेगा तो ए और उ मिलेगा तो ओ, और ए और ई मिले या फिर ई मिले तो ए होगा, और ए और ई और उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और अगर ए और री मिलेगा तो र हो जाता है। तो इस विकार को हम, विकार मतलब बदलाव, तो इस परिवर्तन को हम गुण संधि कहते हैं। जैसे ए और ई ए हो जाता है, देव प्लस इंद्र। तो यहाँ पर हमें ए का स्वर मिल रहा है और यहाँ पर ई का, तो देवेंद्र हो गया है। ऐसे ही ए और उ ओ हो गया है, जलोर्मी। ए और ई ए हो गया है, नरेश। आ और ई ए हो गया है, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ और उ मिलकर ओ हो जाता है, नैनो, नैना प्लस उत्सव, नैनोत्सव। अब तीसरी प्रकार की हमारी स्वर संधि आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि अर्थात वृद्धि रेची, संस्कृत में हम बोलते हैं वृद्धि रेची। परिभाषा, ए या आ, अब वहां पर पहले ए था, अब देखिए यहाँ पर ए और आ के बाद अगर ए या आई आए, वहां पर हमने सीखा था उ और उ या फिर ई और ई। यहाँ पर ए और आ के बाद में ए या आई आ रहे हैं, तो दोनों का मिलकर आई हो जाता है, यानी बड़ी हो जाता है। और ओ या औ आए तो दोनों का मिलकर औ हो जाता है। जैसे न प्लस एवं नैवम, मत प्लस एक के मतैक्य, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, वन प्लस औषधि वन औषधि, परम प्लस औदार्य परम औदार्य। तो ये हमारे वृद्धि संधि के कुछ गुण हैं और परिभाषाएं और उदाहरण भी मैंने दिए हैं, आप कृपया ध्यान से देखिए।
अब पांचवें प्रकार की हमारी जो संधि आती है वो है यण संधि। यह भी स्वर संधि का ही एक प्रकार है और इसको हम बोलते हैं इकोयणाची। परिभाषा देखेंगे, जब ई या ई, उ या उ और री के बाद असमान स्वर, ध्यान दीजिए असमान स्वर आए तो ई या ई का यह हो जाता है, उ या उ का व हो जाता है तथा री का अर हो जाता है, तो उसको हम इकोयणची या फिर यण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए आप, अति प्लस अधिक अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, इति प्लस उत्तम अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, वि प्लस उहु व्यूहु, प्रति प्लस एक प्रत्येक। इसमें कैसे ई और ए मिलकर ये हो रहा है। आप देखिए सारे उदाहरण जैसे परिभाषा में दिया गया है नियम, उसके अनुसार ही यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो कृपया बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। अब हमारी पांचवी संधि आती है अयादि संधि। यह भी आखिरी प्रकार है हमारी स्वर संधि का। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं एचो अय वायावह। संधि करेंगे तो एचो प्लस अय प्लस आवह प्लस आवह। परिभाषा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण लीजिए, तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ध्यान दीजिए कि कैसे हो रहा है। जैसे अभी हम आपको उदाहरण बताते हैं तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। ने प्लस अन नयन, नयन, नई प्लस अक नायक। देखिए यहाँ पर ए से ए हुआ है और यहाँ पर आई से आयक हुआ है, आय हो गया है। ने प्लस अन नयनम, जैसे ऊपर हमने बताया, भो प्लस अन भवन, पौ प्लस अक पावक, भो। तो ये सब हमारे उदाहरण हैं एचो अय वायव्य संधि के, यानी अयादि संधि के। तो आशा करती हूँ छात्रों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो हम लोग अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, जो कि मूल संधि है हमारी। अभी हमने स्वर संधि की, अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में हमेशा व्यंजनों का मेल होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि स्वर संधि में स्वरों का मेल हो रहा था, यहाँ पर व्यंजन संधि बदलती है। व्यंजन संधि में हलंत आता है, हलंत। जैसे इसको हम बोलते हैं हलंत। यहाँ पर आप कर्सर की तरफ देखिए, म में लगा है नीचे ये, इस छोटे से निशान को हम बोलते हैं हलंत। व्यंजन संधि में हलंत आता है। पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे में होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार का दिया है। कुछ में पहले का परिवर्तन तीसरे में होता है, फिर किसी किसी में पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में होता है, अणय का परिवर्तन न में हो जाता है, अनुस्वार का परिवर्तन हलंत वाले म में होता है। जैसे वाक ईश, यहाँ पर वाक प्लस ईश, वांग प्लस मया, प्र प्लस आण, कृष्ण। ये सब हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं बच्चों। अब व्यंजन संधि का मैं और थोड़ा आपको स्पष्ट कर देती हूँ। व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार, जो परिवर्तन अथवा जो भी बदलाव उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम ऐसे हैं, आप देखिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण को च, ट, आपने पढ़ा होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह के साथ से हो जाए, किसी भी स्वर से हो जाए, तो क को ग हो जाता है, च को ज। देखिए यहाँ पर का वर्ग में आता है क, ख, ग, तो यहाँ पर क का ग हो जाता है। और च वर्ग में देखिए च, छ, ज, च को ज हो जाता है। फिर ट को ड हो जाता है, ट, ठ, ड। प को ब हो जाता है, जैसे प, फ, ब।
जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस ईश वागीश, अच प्लस अंत अजंत, षट प्लस आनन षडानन। तो ये है हमारा व्यंजन संधि की व्याख्या हुई। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में और आप सुनिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या मैं वर्ण से हो तो उसके स्थान पर, अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा था कि वो तीसरे वर्ण में हो जाता है, यहाँ पर पांचवें वर्ण वाला नियम हम देख रहे हैं। उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए मैंने काले रंग से जो दिया है नॉर्मल, जो हाईलाइट किया है हरे रंग से, उस रंग से आप देखिए कि वो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे न या म वर्ण से हो रहा है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे को अगर म से मिलता है तो उसी वर्ग में पांचवे में क्या था, क ख ग घ ञ, तो वो य में बदल जाता है, वाक में। ठीक है, फिर ओ अगर म से मिल रहा है तो अणा हो जाता है, क्षण मास। देखिए यहाँ पर ट ठ ड ढ अणा, तो क्षण मास हो गया है। तो न से मिल जाता है क्योंकि त में पांचवा तय वर्ग का पांचवा वर्ण न होता है। तो प्लस न तन उन्नयन, तो यहाँ पर हो गया उन्नयन। ठीक है, अभी विसर्ग संधि, अभी हमने दो संधियों का अध्ययन किया, अभी हम तीसरी संधि का अध्ययन करेंगे। तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं ना, देखिए ये जो है हमारा निशान अयोगवाह, अह, अह आपने पढ़ा होगा स्वरों में, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, अह जिसे हम संस्कृत में अयोगवाह भी बोलते हैं। अंतःकरण, यहाँ पर उसका लोप हो गया है। देखिए यहाँ पर विसर्ग है, परंतु जब दो शब्द मिले हैं तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है, उसको हम बोलते हैं विसर्गस्य लोप, यानी विसर्ग का लोप। अंतःगत, अंत यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विसर्ग का र हो गया तो रुत्व संधि। अंतर्गत, अलग अलग मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर विसर्ग से लोप संधि है, यहाँ पर रुत्व संधि है, मतलब विसर्ग को र हो गया है। फिर यहाँ पर भी आप विसर्ग अंतर ध्यान, यहाँ पर भी विसर्ग का र हो गया अंतर ध्यान। फिर अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पर विसर्ग का र रुत्व संधि हो जाती है। आपको और स्पष्ट कर देते हैं, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मिलने होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, निहि प्लस च, अभी हमने क्या किया था, वहां पर रुत्व संधि थी या फिर विसर्ग से लोप। अब तीसरे प्रकार हम देखेंगे विसर्ग संधि का, निहि प्लस च, तो यहाँ पर विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित हो गया है, निश्चय। दुहु चरित्र, तो यहाँ पर फिर से वो श में, तो इसको बोलेंगे षजस्व संधि, विसर्ग श में परिवर्तित हो गया है। ज्योतिष चक्र, यहाँ पर भी विसर्ग श में परिवर्तित हो गया है, तो षजत्व संधि हो जाती है, जशत्व संधि हो जाती है। ज्योतिष चक्र निश्चल, ऐसे हमारा विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं। अब विसर्ग लोप, जय मैंने सबसे पहले आपको बताया था, यदि संधि के प्रथम पद में से सह या एषः, सह मीन्स होता है वह, एषः मीन्स होता है यह, हो और अंत पद के शुरू में ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो। यहाँ पर ए नहीं है, अगर ए होता तो हमारा नियम अलग था, परंतु यहाँ पर ए के अलावा कोई दूसरा स्वर है और यहाँ पर दूसरा व्यंजन है। तो मैं दोनों से उदाहरण बनाकर आपको बता रही हूँ। कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग, ये है विसर्ग का की मात्रा, विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण, सह प्लस एति स एति, सह प्लस पठति स पठति। देखिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। हमारे जीवन में संधि का महत्व, संधि प्रकरण का व्याकरण में अपना ही महत्व है। इससे हम व्याकरण में वर्णों का विभाजन, स्वरों का समुचित ज्ञान एवं देवनागरी भाषा के व्यापक ज्ञान को अर्जित करने में सहायता मिलती है। कोई भी राजभाषा
किसी भी राष्ट्र का प्राण होती है। यह हमारी भाषा के प्रति प्रेम अथवा लगाव को प्रदर्शित करता है। तो यह महत्व है हमारा संधि का हमारे संस्कृत के व्याकरण में। और संस्कृत की हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में है। उसके बारे में हमने बहुत गहन अध्ययन किया। तो छात्रों, आज हमने जो संधि और उसके प्रकार बहुत गहन अध्ययन किया है, उनका अपना आकलन करने के लिए अपना आकलन करेंगे कि हमने कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या सीखा। तो वो सब हमारा आएगा उपयोजन, पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, और गृह कार्य। इसमें मैंने आपको गूगल फॉर्म में गृह कार्य भी दिया है, पूरा हमारा रिवीजन भी होगा। तो उस चीज को आप अच्छे से करके देखिए कि आपको कितना समझ में आया है, और आप मेरे को सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद।